राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबर रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ रोहतक से जुड़ रहे हैं भाई सतवीर दलाल जी। इनका एक बहुत शानदार चैनल है भारत लिंक ग्लोबल, जी और धन्यवाद आप अजीत पेशे से पत्रकार हैं। सतवीर जी। भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ, कैसे हो अजीत भाई? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पर टाइम दिया। ना जी ना, हमारा सौभाग्य आपने टाइम निकाला। आप इतना बिजी रहते हैं। तो आजकल थोड़ा चैनल पे ही लगा हुआ हूँ। अच्छा सतवीर भाई, एक बात बताओ, जी ये धनखड़ साहब का जो इस्तीफा हुआ और धनखड़ साहब के ऊपर जो अब छन छन के बातें आ रही हैं हम्म कि धनखड़ साहब पे इतना भरोसा किया बीजेपी ने, मोदी जी ने खुद, जी और ऐसे आरोप लग रहे हैं जी कि धनखड़ साहब ने मोदी को धोखा दिया, बीजेपी को धोखा दिया, जी धोखेबाज निकले। जी 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 और थोड़ा सा इसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को भी चार बात सुननी पड़ रही है, जाट कम्युनिटी को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुननी पड़ रही है। तो क्या आपका क्या कमेंट है इस पे? आपका ओपनिंग रिमार्क आ जाए, फिर आगे बात करते हैं। देखो जी, मेरे हिसाब से 200% जगदीप धनखड़ जी ने विश्वासघात किया है मोदी जी से और बीजेपी पार्टी से। ये तो है ओपनिंग रिमार्क्स। अब एक कार्यशैली क्या रही, देखो मैं थोड़ा बताऊं कि जगदीप धनखड़ जी ने पहले भी दो पार्टियां जनता दल से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, फिर वो कांग्रेस में आए, उसके बाद 2003 में वो बीजेपी में आए। लेकिन इधर से उधर और उधर से उधर होना, तो वो मेरे हिसाब से तो उनकी राजनीति की वो है, विरासत है। तो अब मुझे लगता है कि या तो वो कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर वो अपनी पावर इतनी ज्यादा दिखाने लग रहे होंगे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जिस पार्टी ने उनको गवर्नर बनाया, जिस पार्टी ने उनको देश का सेकंड सबसे बड़ा पद दिया, उसी पार्टी के साथ वो मेरे हिसाब से तो गद्दारी कर रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर, वो भी उस कांग्रेस के साथ मिलकर जो थोड़े दिन पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी, उसी के साथ मिलकर ने, और वो मोदी जी के साथ इतनी, या पार्टी के साथ एक ऐसा प्रयास कर रहे थे जो मेरे हिसाब में गद्दारी कही जाएगी इसकी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस जैसे डूबते जहाज हाँ बीजेपी छोड़ के, जी बीजेपी तो है एक बड़ा शिप जो हाँ तैर रहा है, हाँ और कांग्रेस एक ऐसी नाव है जिसमें 72 छेद हैं। तो जी कौन समझदार आदमी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में कूद जाएगा? दुनिया तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आओ है। ये उल्टी गंगा कैसे बहा दी? ये उल्टी बात गंगा तो समझ नहीं आती। सर, उल्टी गंगा वही बहा सकते हैं जिसको 16 बोलते हैं। अब एक बात बताओ ना, अब जब उनको ये दिखाई नहीं दिया कि जिस भाजपा ने उनको गवर्नर बनाया, जिस भाजपा ने उनको उपराष्ट्रपति का पद सर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है, तो जी जब प्रधानमंत्री से भी बड़ा उनको पद दिया गया और फिर भी उन्होंने बीजेपी की शर्म नहीं रखी, मोदी जी का एहसान नहीं रखा, तो ये तो मैं समझता हूँ कि शायद जो दिमाग से सोचता ही नहीं, जो दिल से काम लेता है वही आदमी कर सकता है। और इसमें तो मेरे हिसाब में एक ही कम्युनिटी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जाट के कही जाती है जो गुण है, कि भाई किसी का भी कुछ भी कह देना, किसी के साथ उछल पड़ना, तो उसमें सर मुझे नहीं लगता कि जगदीप धनखड़ ने ये ठीक किया है। पूरी कम्युनिटी को तो मैं नहीं कह सकता, जाट कम्युनिटी को, क्यों? क्योंकि मैं खुद जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर मैं इसको कृत घनता ही मानूंगा जगदीप धनखड़ जी की। अब इतना मान सम्मान क्या वो सोच सकते थे कि प्रधानमंत्री से बड़ा पद भी उनको मिल सकता है? फिर भी मिला, और फिर भी वो विपक्ष के हाथों का खिलौना बने। और वो विपक्ष जो थोड़े दिन पहले उनको पद से हटा रहा था, और जो बीजेपी ने, एनडीए ने, मोदी जी ने उनको बचाया अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा वोट वो करके ने, और फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो किस क्या सोचकर, कैसे वो बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे।
अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, कोई जगदीप धनखड़ कोई मासेस के लीडर तो है नहीं? नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं। वो सिर्फ एक लोकसभा के, वो भी बीजेपी के साथ मिलके जीते थे, बीजेपी की वो उससे जीते थे। मास कहाँ से हो गए, एक लोकसभा से ज्यादा बाहर उनको कोई जानता ही नहीं। रही बात जाटों के नेता की, तो सर सतपाल मलिक जी के अंदर भी ये मुगालता था कि मैं किसानों का नेता बनूंगा, किसानों मुझे सिर पे बिठाएंगे। लेकिन आज कहाँ है सतपाल मलिक? सर जाटों के नेता भी नहीं है, ये तो मास लीडर तो बहुत दूर की बात है। जाट तो एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी के भी लीडर नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ना तो इनकी राजस्थान में कोई मास फॉलोइंग है, ना नहीं है। हरियाणा में है, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, हम्म, और ना पंजाब में है। नहीं है सर। सर हरियाणा, यूपी, पंजाब को छोड़िए, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जब राजस्थान में ही नहीं है, यानी अपने गृह राज्य में ही नहीं है, तो बाहर कहाँ से होगी? देखिए चौधरी देवीलाल जी थे, उनकी फॉलोइंग हरियाणा के अंदर थी पहले, फिर हरियाणा से बाहर निकली, यानी पहले गृह राज्य था, उसके बाद वो बाहर निकले। इनकी तो गृह राज्य में भी नहीं है मास फॉलोइंग, अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर भी नहीं है। आज इनका जो नाम था, जो पद था, वो बीजेपी की देन था। मुझे ना, मेरे एक मित्र हैं, वो अब तो उनकी उम्र काफी हो गई, करीब 75 साल के हो गए। जी वो ये बताते हैं कि उनके पिताजी जो हैं वो चौधरी चरण सिंह जी के बहुत निकट सहयोगी थे, जी चौधरी साहब के। जी 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 और इतने निकट सहयोगी थे, और 1950 के आसपास, 60 के आसपास जी उनके पिताजी बड़े पूंजीपति थे, मतलब जी। बिजनेस लीडर थे, बिजनेस लीडर थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार, ये मुझे पता नहीं किसी सोशल काम के लिए हाँ हाँ। मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है। तो 10,000 रुपए उन दिनों काफी बड़ी रकम थी। जी। तो इन्होंने कहा जी मैं शाम तक व्यवस्था करता हूं। हम्म तो ये आए, और शहर के सभी बड़े जो बिजनेसमैन, उद्योगपति थे, जी सबको इन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे चौधरी साहब ने 10,000 रुपए मांगे हैं। जी। तो वो पैसे इकट्ठे हो गए और वो चौधरी साहब को दे दिए गए। हाँ हाँ। कई व्यापारियों ने मिलके 10,000 रुपए जी इकट्ठे कर दिए, और जी 60 में ये बड़ी रकम थी। जी। तो 6 महीने बाद चौधरी साहब ने बुलाया उनको, हाँ हाँ। और बोले भाई ये अपने 10,000 रुपए रखो, मेरा काम हो गया था। ठीक। फिर ये ठीक है। तो वो भाई साहब बताते हैं कि मेरे पिताजी एकदम आश्चर्यचकित रह गए। हाँ तो खैर, उन्होंने कहा जी चौधरी साहब कोई बात नहीं। हाँ हाँ। उन्होंने वो चौधरी साहब ने वो चेक दिया था, हाँ। वो चेक रख लिया। हम्म 6 महीने बाद फिर पैसे की जरूरत पड़ी। हाँ तो बोले जी वो जो आपने चेक दिया था वो न्यू का न्यू धरा है, हाँ हमने कैश नहीं कराया था, हाँ तो आप ये लो। उन्होंने फिर पकड़ा दिया। हाँ। तो चौधरी साहब इस, जबकि वो आश्चर्यचकित इसलिए थे कि नेता के और मगरमच्छ के पेट में पैसा गया तो उल्टा थोड़ी ना होगा। बिल्कुल। तो चौधरी साहब इस टाइप के लीडर थे। तो वो बताते हैं कि एक बार मेरे पिताजी चौधरी साहब के पास बैठे थे, और चौधरी साहब बड़े दुखी थे। हाँ। तो उन्होंने एक बात कही कि हम्म मैं पूरे प्रदेश का लीडर बनना चाहता था, हम्म पूरे देश का लीडर बन सकता था, हम्म पर इन गधों ने हम्म मुझे सिर्फ 2 जिले के जाटों का लीडर बना के छोड़ दिया। हम्म। ये चौधरी चरण सिंह के अपने मुंह के शब्द हैं जी। कि इन गधों ने मुझे 2-4 डिस्ट्रिक्ट के जाटों का लीडर बना के छोड़ दिया। ठीक है। सर ये समस्या तो मुझे
चौधरी देवीलाल के समर्थकों में भी दिखाई देती है, हुड्डा साहब के समर्थकों में भी दिखाई देती है, या राजस्थान में जितने जाट लीडर है सब में दिखाई देती है कि ये अपने लीडर को सिर्फ अपनी कम्युनिटी का लीडर बनाना चाहते हैं, वो देश का लीडर बन जाए ये नहीं चाहते। ये क्या है? ये अदूरदर्शिता है, अदूरदर्शिता है सर, अदूरदर्शिता है सर। अब देखो, मैं भी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अपने हरियाणा के अंदर कृषि मंत्री हुआ करते जेपी दलाल जी। हाँ, जेपी दलाल साहब। उन्होंने धरने के टाइम में ये जो किसानों का धरना चला हुआ था उसमें कुछ कह दिया होगा, तो दलाल, वो दलाल है जेपी दलाल जी, तो दलाल खाप ने एक्चुअली में तो सारी दलाल खाप नहीं थी, लेकिन एक दो गांव के लोगों ने उनको ये कह दिया कि इनको जाति से बहिष्कृत करेंगे, जबकि ये मेरे हिसाब से अनुचित फैसला था। देखो, एक तो हमारे दलाल कास्ट के वो हैं, कृषि मंत्री बने, बीजेपी के एक अच्छे लीडर बने, साथ देना चाहिए था पूरी दलाल खाप ने, और उनको बहिष्कृत कर दिया। ये अनुचित था, मैं मानता था कि अनुचित फैसला है, जबकि उनसे बात करनी चाहिए थी। अगर पूरी दलाल खाप जेपी दलाल जी से बात करती तो जेपी दलाल जी भी उस मामले में जो उन्होंने बयान दिया था, हो सकता है उस मामले में वो भी थोड़ा बहुत सॉरी कहते या बयान से वो दूसरे हिसाब से बोलते उनको। लेकिन पता नहीं जाट कम्युनिटी के अंदर ये क्या वो है कि या तो हो सिर्फ हमारा, और हमारा नहीं हुआ तो फिर किसी और का नहीं, और फिर जाट होते हुए गलत कैसे बोल दिया। ये जो सर वो भावना है ना, ये मुझे लगता है कि यही प्रोग्रेस नहीं करने दे रही जाट कम्युनिटी को। मैं एक एग्जांपल और देता हूं जी। यूपी में आप योगी आदित्यनाथ जी को देख लो जी। वैसे तो बाबा हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, एक बहुत बड़ी पीठ के महंत हैं। हाँ। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि उनको अजय सिंह बिष्ट बोलते थे, और उनको उनके ऊपर राजपूत होने का ठप्पा लगाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने यहां तक आरोप लगाए कि ये तो एसटीएफ चल रही है, स्पेशल ठाकुर फोर्स यूपी में। जी 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 जी। और आज की कैसे भी कोई आरोप लगा लो, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ मोदी जी के बाद हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, मोदी के बाद नंबर 2 पॉपुलैरिटी में। जी। मानते हो आप इस चीज को? सर मैं तो ये मानता हूं अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाँ, और वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लीडर कभी नहीं बने, वो पूरे देश के लीडर बने, और एक राज्य के नहीं बने। आप, मैं बता रहा हूं आपको, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम से लेके और राजस्थान, हरियाणा, जी, गुजरात, महाराष्ट्र में हम तो गांव गांव घूमे हैं सर। जी जी जी। बच्चा बच्चा सिर्फ एक ही बात कहता है, अगला पंत प्रधान योगी जी, योगी जी। तो योगी जी तो सिर्फ ठाकुरों के लीडर नहीं बने, या योगी जी सिर्फ यूपी के लीडर नहीं बने। तो सर तभी तो वो आगे निकल गए ना। हम अपने लीडर को अगर अपनी ही कौम तक रखेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा वो लीडर, ये बताइए आप। अपने कौम तक और अपने स्टेट तक, राज्य तक भी रखते हैं। इसमें दोनों की गलती है सर। हमारी कम्युनिटी उसको आगे निकलने नहीं देती है, और कुछ ये है कि वो भी कम्युनिटी का लीडर बन के अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता है। अगर वो खुद ये कहे कि भाई मैं सिर्फ एक इस कम्युनिटी का नहीं हूँ, मैं 36 बिरादरी का हूँ, तो उसकी संभावना हो सकती है कि वो आगे जाए और 36 बिरादरी उसको लाइक करे। जी। अच्छा, अब हुड्डा साहब की बात कर लेते हैं। जी जी जी। इनके समर्थकों ने इनको हरियाणा के 4 जिले में समेट के रख दिया। जी। और सिर्फ जाटो जाटो में समेट के रख दिया। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि हुड्डा की सारी पॉलिटिक्स उनके समर्थकों ने खत्म कर दी? डेफिनेटली सर। सर जब लीडर को ये प्रसिद्ध कर दिया जाएगा कि ये तो हमारा नेता है, यानी उस कास्ट का नेता,
और वो उस चीज के ऊपर विरोध नहीं कर पाता वो लीडर, तो फिर सर वो उसी कम्युनिटी का ही बनकर रहेगा। या तो वो फिर अपने भाषण में या अपनी कार्यशैली में ये दिखाए कि वो सिर्फ इस कम्युनिटी तक नहीं है, इस कम्युनिटी से बाहर भी है, तभी तो एक्सेप्टेंस मिलेगी ना। कुछ हद तक गलती कुछ लीडर की भी होती है सर, कि वो भी अपने आप को फक्र महसूस करता है कि मैं इस कम्युनिटी का, खासकर जाट कम्युनिटी का मैं एक मार्शल कौम का लीडर हूँ। वो भी तो अपने आप को बाहर नहीं निकालता ना। अब भूपेंद्र हुड्डा जी जब संघर्ष करने लग रहे थे तो वो यही कहा करते कि मैं जाटों की चौधर लेके आऊंगा। तो सर जब जाटों की चौधर लेके आएंगे तो फिर जाटों के ही तो लीडर होंगे ना, फिर जाटों से बाहर कैसे निकलेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल और याद दिलाता हूं। जी। आपको तो पता है कि जब हरियाणा का चुनाव हुआ तो हाँ, कांग्रेस बीजेपी से मीलों मीलों आगे थी, मिलो आगे थी। और वो जो 65 70 और 75 सीट की बात होती थी ना, वो हाँ हवा हाँ, में नहीं थी, हवा में नहीं थी सर, वाकई वही बिल्कुल नहीं पोजीशन थी। थी सर। और कांग्रेस 70 75 पे थी और बीजेपी 15 20 पे थी। 15-20 पे थी सर। बीजेपी ने अपना चुनाव अभियान 15 20 से शुरू किया हम्म और कांग्रेस ने 75 से शुरू किया। हम्म। अंत में आके वो 37 पे टिक गई, ये 47 पे चले गए, जी 15 जी से जी। 47 पे। उसका उसमें सर, एकमात्र, जी उसमें सर लोगों में ये भ्रम चला गया ना कि ये तो जाटों की सत्ता आने लग रही है। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा की या कांग्रेस की सत्ता नहीं थी सर, वो ये मैसेज दिया गया कि जाटों की चौधर फिर आने लग रही है हरियाणा के अंदर, तो जो नॉन जाट थे सर वो इकट्ठे हो गए सारे। अच्छा मुझे एक, अब जब ये सब चल रहा था हम्म। तो दीपेंद्र हुड्डा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी क्या। कि वो विनेश फोगाट को रिसीव करने हम्म एयरपोर्ट चला गया। हम्म तो जैसे ही विनेश फोगाट आई और वो उसको सिर पे ठाया, और जो वहां पे जमावड़ा था, पूरा हम्म। हरियाणा उस घटना को देख रहा था। देख रहा था सर। उन्होंने कहा यार ये लेकिन तो सरेआम जातिवाद हो रहा है, हम तो इसको जातिवाद, पहलवान समझते थे। हाँ जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद, तो सर लीडर भी तो जातिवाद बढ़ा रहे हैं ना, और जाट कम्युनिटी तो फिर ये चाहेगी चाहेगी कि इतना बड़ा नेता है वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी तक रहे, हमारा नेता रहे। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दो, बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को आगे बढ़ाया। बढ़ाया। जब पहलवान आंदोलन हुआ तो बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को साइडलाइन कर दिया कि जाट नाराज न हो जाएं। हाँ कर दिया। एक झूठा फर्जी आंदोलन 2 साल चलता रहा, जी। ब्रजभूषण सिंह की टिकट भी काट दी सिर्फ इसलिए कि जाट नाराज न हो जाएं। जाट नाराज ना हो जाए। चलो जी, हम्म। जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। तो उसमें एक उद्देश्य तो यह भी रहा होगा ना कि जाटों को खुश किया जाए। मेन मेन तो यही था ना सर, नहीं तो को मोदी की और जगदीप धनखड़ जी को रिश्तेदारी थोड़ी थी। तो जाटों ने तो कभी भी धनखड़ के प्रति प्रेम नहीं उमड़ा। नहीं उमड़ा। क्यों? सर क्या कह सकते हैं इसमें, वो यही था ना कि नहीं, उसका जाटों वो, ने जगदीप धनखड़ को अपना अपना लीडर, या मारा भाई, मारा छोरा, मारा ताऊ, सर जगदीप नहीं धनखड़ मान्या। की एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली जाट कम्युनिटी में जगदीप धनखड़ क्यों? को। क्यों? उसकी अपनी कार्यशैली के अनुसार सर, उसके अपने बोलने के अनुसार, कभी वो न्यायपालिका के खिलाफ कुछ बोल देता, कभी किसी के खिलाफ बोल देता, कभी महिलाओं के बारे। इवन जब किसान आंदोलन था तब भी जगदीप धनखड़ ने किसानों के बारे में भी कहा था कि ये राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं ये किसान आंदोलन वाले। तो कैसे किसान उनका समर्थन कर देंगे ये तो बताओ। विरोध हुआ था जगदीप धनखड़ का किसान आंदोलन में, जब उन्होंने ये कहा कि ये गलत आदमी है, किसान नहीं है, ये राष्ट्र को बदनाम करने वाले आदमी है। तो फिर कैसे उम्मीद करता है जगदीप धनखड़ के किसान या जाट उसको समर्थन दे देंगे। आप, कभी जाटों के बीच में रहा नहीं, जाटों के लिए कुछ स्पेशल जगदीप धनखड़ जी ने किया नहीं, तो जाट उसके लिए कैसे कर देंगे सर।
मैंने ना आपकी एक वीडियो देखी है, अभी जी रिसेंटली बनाई है, काफी पॉपुलर हुई वो वीडियो। आपने कहा, आपने उसमें चौधरी सर छोटूराम जी का जिक्र किया है कि वो दो हाँ, बात कहा करते थे कि रह जाट एक तो तू बोलना सीख ले, और दुश्मन ने पहचान ले। और दुश्मन ने पहचानना। एक तो तू अपनी बोली में मिठास लिया, पर देखो बोली में मिठास तो आवे कौन या कौन? इस इस जन्म में तो आवे नहीं। नहीं आएगा सर। अच्छा, तू दुश्मन ने पहचान चाहे मत पहचान, हम्म। दोस्त ने तो पहचानना सीख ले। जिस तो दोस्ती करी वो दोस्ती निभानी तो सीख ले। हाँ, मेन बात ये है सर। लेकिन जब इतने बड़े पद पे जाकर दुश्मन से या दोस्ती कर लेगा कोई आदमी, तो सर फिर उसकी तो निश्चित है ना गर्त में जाना उसका। तो कम से कम ये तो अंदाजा लगा लेते हैं कि सिर्फ कुछ दिन पहले ही कांग्रेस उसके खिलाफ, जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी उसको हटाने के लिए। और अगर उसका कोई पद बचा था तो वो बीजेपी के कारण बचा था, और फिर भी वो बीजेपी के साथ गद्दारी कर रहे हैं सर। तो मुझे एक बात बताइए, अब जबकि धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया और ऐसा सुना गया है कि बड़ा अपमानजनक तरीके से लिया गया है, हाँ। मोदी जी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया, उनकी कोई फेयरवेल पार्टी तक नहीं हुई, और उनसे ऐसा सुना गया है कि जो सरकारी आवास था वो भी तुरंत खाली करा लिया गया, उनके जो टीम थी वो अपने पेरेंट कैडर में तुरंत वापस भेज दी, उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी वो भी डिसमेंटल कर दी। सर तो एक बात बताओ, मान लीजिए आप मेरा कोई बहुत बड़ा भला करते हैं और मैं आपसे गद्दारी करूंगा, तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे क्या? एक बात नहीं, मैं बताइए। कुछ और पूछ रहा हूं, मेरा सवाल हाँ अलग है। जी। अब कोई जो आम जो जाट है, मैं आप हम्म। हरियाणा की बात बताओ, बाकी की नहीं पूछता, हम्म। उन्होंने इस घटना को, और जो सरकार ने या बीजेपी की सीनियर लीडरशिप ने जो जगदीप धनखड़ के साथ व्यवहार किया, उसका हम्म। कुछ बुरा मानना है क्या? नहीं सर, मेरे कोई हिसाब से सहानुभूति लहर, कोई नहीं सर, सहानुभूति की लहर? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो आदमी आज भी दिमाग की बजाय दिल का प्रयोग कर रहे हैं सर, वो तो सहानुभूति रख सकते हैं। जो सोचने समझने की कैपेसिटी रखता है सर, वो सहानुभूति नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो खेल था जगदीप धनखड़ जी का, वो समझ में आ चुका था। अगर मोदी जी की कोई गलती होती तो सहानुभूति होती ना, ये निर्दोष होते तो सहानुभूति होती ना। जगदीप धनखड़ जी जब ये काम ही ऐसा करने जा रहे थे, सरकार के खिलाफ कदम उठाने जा रहे थे, तो सर जाट कम्युनिटी में भी तो आजकल समझदार है ना, और जाट कम्युनिटी में बीजेपी के समर्थक भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई भी सहानुभूति है। सिर्फ जो गांव में रहते हैं और जो सिर्फ दिल का इस्तेमाल करते हैं, सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं रखते, वो जरूर सहानुभूति दिखा सकते हैं सर। ये मेरा आकलन है सर, हो सकता है मैं गलत हूं। अच्छा, अब एक चीज और बता दो, अब लगभग धीरे धीरे जुलाई बीत गया, हाँ 9 महीने होने को आ गए नई सरकार बने हुए। जी। नायब सिंह सैनी जी की जो सेकंड जी जी टर्म जी है, जी। उसमें 9 महीने हो गए। हो चुके हैं सर। जाट स्पेशली हुड्डा समर्थक बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गए थे, क्योंकि जीती हुई बाजी हारे थे। हम्म। तो अब थोड़ा उस सदमे से बाहर निकले कुछ। बाहर निकले हैं सर। एक तो नायब सिंह सैनी जी का व्यवहार है, वो हाँ, बहुत बढ़िया है। और एक ये जैसे ये धन्ना भगत वाली, ये इस तरह के जो प्रोग्राम किए हैं नायब सिंह सैनी जी ने, इसका भी पॉजिटिव असर पड़ा है सर। और जाट कम्युनिटी की जो फीलिंग है खट्टर साहब के प्रति तो आज भी वही है, लेकिन नायब सैनी जी के प्रति उनकी जो फीलिंग है वो सॉफ्ट हुई है। दूसरा फिर मैं एक चीज और भी कहता हूं कि जाट और सैनी हमेशा से ही, पहले से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं सर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है। तो सैनी कम्युनिटी की जो एक्सेप्टेंस है वो जाट समुदाय में है, और जाट समुदाय की सैनी कम्युनिटी के अंदर एक्सेप्टेंस है सर। तो दोनों में ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए भी उस चीज से उभरने लग रहे हैं।
कुछ फिर व्यवहार है नायब सिंह सैनी जी का, बहुत बढ़िया व्यवहार है उनका। जो भी आदमी जाता है जाट कम्युनिटी से, अगर बुजुर्ग है तो नायब सैनी जी उसके पैरों की तरफ हाथ करते हैं। ये सम्मान है सर कि एक मुख्यमंत्री, एक बुजुर्ग आदमी जो कि जिसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई राजनीतिक पावर नहीं है और कोई बड़ा आदमी नहीं, उसके पैरों की तरफ अगर वो हाथ करता है तो वो सम्मानित महसूस करता है अपने आप को। यही कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके कारण एक्सेप्टेंस हो चुकी है नायब सैनी जी की। पर मेरा अब असली सवाल ये है हाँ कि इस चुनाव में तो तकरीबन सारी जाट लीडरशिप हाँ हार गई, हाँ। नेस्तो नाबूद होगी, खुद जाटों ने हरा दी। जी। और जो बची कुची थी हुड्डा साहब ने खुद अपनी ऐसी तैसी करा ली। हम्म जीता जिताया पार्टी कुछ काट, जीता जिताया चुनाव हार गए। 20-20 हम्म बागी खड़े करोगे तो नहीं होगा। हम्म 20 हम्म सीट तो हुड्डा साहब ही खा गए। हम्म 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 हम्म। तो अब जाट कम्युनिटी जो है उसका वोट देने, हालांकि अभी कोई तुरंत तो चुनाव है नहीं, 4 साल से ज्यादा का टाइम है सर, ये थोड़ा वक्त से पहले का सवाल है। नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल है क्या देवीलाल खानदान का रिवाइवल होने का कोई चांस है, मैं ये पूछ रहा हूं। सर मैं अपना आकलन तो बता सकता हूँ सर, मुझे नहीं लगता। तो फिर आखिर जाट जाएंगे कहां? आज नहीं 4 साल बाद तो कहीं जाना पड़ेगा। ज्यादातर जाट सर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ रुख कर लेंगे, ज्यादातर जाट। तेरी, या फिर ये फिर तो आप, जब या जब तक के कोई बीजेपी बड़ी गलती ना कर दे। मतलब जाटों अगर का रुझान बीजेपी की तरफ हो सकता है, आप ये हो कहना सकता चाहते है, हैं? हो सकता है सर, हो सकता है, हो सकता है। तो हुड्डा साहब का क्या होगा फिर? सर हुड्डा साहब का अब क्या हो रहा है, नहीं, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के 71 नेता रहेंगे यार कांग्रेस पार्टी के सर। नेता तो वोट बैंक से होता है जी, जिस दर वोट कौन है वो क्या का नेता? सर एक बार बताओ, एक आदमी के पास 50 वोट हो, एक आदमी के पास 10 वोट हो, तो 10 वोट भी तो वोट ही है। अगले अपने आप को तो यही कहेगा ना, कहा भाई 10 वोट तो है मेरे पास ही, 50 ना सही। अब वो 50 वाले उसको नेता माने ना माने ये एक अलग फैक्टर है सर, वो तो अपने आप को समझता है। 10 वोट तो ये कहेंगे ना कहा हमारे नेता है, भले ही उसको जीतने के लिए 50 की जगह 60 वोट की जरूरत पड़े, लेकिन है उसके पास 10, तो वो 10 का ही बन के खुश हो जाएगा, और वो 10 आदमी खुश हो जाएंगे, हमारे नेता वो है। अगर अगले इलेक्शन तक बीजेपी ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की सर, तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी फिर आएगी। चलिए साहब, जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका आकलन बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ आकलन है, मैं आपको बताऊं। सर मैं कोई भी आकलन ये प्रयास करता हूं कि वो पक्षपाती ना हो बस, हम्म। और न मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं सर। मेरे लिए कांग्रेस भी वही आदरणीय है, बीजेपी भी वही आदरणीय है, दूसरी पार्टियां भी वही आदरणीय है। और न मैं किसी के पक्ष में कभी बोलता हूँ, न किसी के खिलाफ। अगर अच्छी बात है तो पक्ष में बोलूंगा, बुरी बात लगती है समाज के खिलाफ तो सर उसकी आलोचना करूंगा ही करूंगा मैं। आपने मेरी आज और कल की वीडियो देखी होंगी, कल मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा था तो आज बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट्स थे, जिन मुद्दों पे मैं बोल रहा था वो मुद्दे थे सर। सतवीर भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि सतवीर भाई का चैनल है भारत लिंक ग्लोबल, जी फॉलो जी कीजिए। बहुत बहुत अच्छे, इनके बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। सतवीर भाई, जी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू श्री सर, राम। थैंक यू।